बातें करते हैं। मौका था दिल्ली में ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन का। दरअसल देश भर के कांग्रेस नेता जुटे हुए थे और राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो बीजेपी और आरएसएस पर तीखा निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि वे केवल दिखावा करते हैं, उनमें दम नहीं है। सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब ओबीसी की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी। तेलंगाना की जातीय गणना को उन्होंने सियासी तूफान भी बताया। साथ ही उन्होंने आरएसएस और ओबीसी को सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो दुश्मन ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बताया, साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी को देश में जहर के समान बताया। लोगों को बांटने की कोशिश करने का आरोप भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए गरीबों को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दरअसल राहुल गांधी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप अब बीजेपी लगा रही है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह भी कहा कि जिनके दिलों में जहर होता है उन्हें पूरे विश्व में, पूरे देश में जहर ही नजर आता है। कुल मिलाकर आजकल राजनीति में वैचारिक मतभेद मनभेद में तब्दील होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के क्यों ना हो या फिर किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो। विपक्षी पार्टियां न केवल नीतियों की बल्कि उनके नेता पर भी व्यक्तिगत निशाना साधते हैं। विरोध ऐसा कि राजनीति अब जहर नीति में तब्दील होती नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सियासी लड़ाई क्यों बदजुबानी पर आई? सियासी नफरत नेता जाएंगे किस हद तक? बीजेपी और आरएसएस में विष या मन में हार की टीस? भाषा में जहर, क्या चुनाव में होगा इसका असर? तो देखिए, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसके बाद मचा है देश में सियासी घमासान। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। और आरएसएस बीजेपी ये जाहिर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं, इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है वो उसको कोई नकार नहीं सकता। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के जहर वाले बयान पर अब बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि जिनके दिलों में जहर है उन्हें तो पूरे देश में जहर ही दिखाई देगा। सुनिए। कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है और उनकी नेता भी दिवालियापन उनमें आ गया है। आज हमने सुना कांग्रेस पार्टी फिर एक बार झूठ की सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। आज़ादी के उपरांत पहली बार एक ओबीसी के नेतृत्व में पिछले
11 साल से भारत की सेवा की जा रही है। उस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो रही है। उन्होंने एक एक विषय को लेके मंडल कमीशन को विरोध सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो राहुल गांधी जी की स्वर्गीय पिता श्री राजीव गांधी जी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता थे, प्रधानमंत्री थे। राज्यों की मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख के ये कहा था, रिजर्वेशन देश की विकास के लिए घातक होगा। अब देखिए किसके दिल में जहर है और किसको पूरे विश्व में या देश में जहर नजर आता है वो तो आने वाले सियासी समय में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। इसमें कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। राहुल यादव जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विपुल सुनील जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत मैं राहुल जी आप के साथ करना चाहूंगी। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री में दम नहीं है और सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं तो मिला हूं, आप लोग जब मिलेंगे, यानी वहां जो लोग थे उनको उन्होंने बोला कि जब आप लोग मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ दम नहीं है, सिर्फ ऐसी शो है एक तरीके से। ये मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, जब भी जाते हैं आप जातीय जनगणना पर बात कीजिए या फिर आप ऐसे देश के मुद्दों पर बात कीजिए। आप ओबीसी भागीदारी सम्मेलन में हैं तो वहां के लोगों की या फिर आप उस आधार पर बात कीजिए। आप प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक का भाजपा ने जिस तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है राहुल गांधी जी को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए भाजपा की एक साजिश चल रही है। लगातार राहुल गांधी जी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहती रही। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा बिल्कुल भी नहीं रखी। अब नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के में विदेश से काला धन लाने का वायदा किया था, लेकिन वो नहीं ला पाए। सबको 15 लाख देने का वायदा किया था, वो नहीं दे पाए। हर साल 2 करोड़ रोजगार की देने की बात करी थी, वो नहीं दे पाए। माँ गंगा को साफ करने की बात करी थी, वो नहीं कर पाए। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, तो वो भी नहीं कर पाए। इसलिए राहुल जी ने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी एक गुब्बारा है और ये कुछ एक मीडिया हाउसेस गोदी मीडिया का बनाया हुआ गुब्बारा है। अब उसको देश के सामने वो उजागर हो चुकी हैं सारी चीजें। तो कमोबेश नरेंद्र मोदी जी का अब देश की जनता उनको पहचान चुकी है कि नरेंद्र मोदी में वाकई में कोई दम नहीं है, बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। जब से इन्होंने 400 पार का नारा दिया और 400 पार से ये आकर 240 पर सिमट गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की जनता ने भी नरेंद्र मोदी जी को कमतर आंका है। अच्छा, नहीं, तभी तो हम वैश्विक पटल पर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तभी तो शायद मुझे लगता है कि वैश्विक पटल पर भारत ये सेना का, आज तो करगिल दिवस के तौर पर देश उसको याद कर रहा है, सैनिकों को याद कर रहा है। तो देश की सेना जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप उस पर भी सबूत मांगते हैं और आप उस पर भी कमजोर कहेंगे। मेरा ये सवाल नहीं है सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी सम्मेलन में पहुंचते हो, राहुल गांधी तो बड़ा फेस है, वो तो बड़ा पॉलिटिकल फेस है ना, उनकी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप कितनी बड़ी पार्टी हैं, आप कितनी पुरानी पार्टी है, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप ऐसे सम्मेलन में पहुंचेंगे और फिर वहां पर पर्सनल अटैक करेंगे। ये आपकी उस ईर्ष्या भाव को दिखाता है, वो आपके उस भाव को दिखाता है कि आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप पद की गरिमा को नहीं समझ रहे। ये पर्सनल अटैक सिर्फ उनके ऊपर व्यक्तिगत नहीं था, ये उनकी कुर्सी या उनके पद पर भी था। आप इस बात को भी समझिए। ठीक है, प्रोफेसर विपुल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रोफेसर विपुल जी, ये कांग्रेस का कहना है कि भाई जिसके बीजेपी और आरएसएस जो है वो देश में जहर की तरह काम कर रही है। इधर धर्मेंद्र प्रधान कह देते हैं कि भाई जिनके दिल में जहर होता है उन्हें तो पूरे विश्व में जहर ही जहर नजर आएगा। कैसे समझाया जाए? जी नमस्कार। मैं पिछले काफी दिनों से, मुझे लगता है कि मैं पिछले 2 वर्ष से ये बात लगातार कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति के एक अजीब से दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें मतलब गिरावट की सीमा भी गिरती जा रही है। मतलब एक पैटर्न होता है और एक माना जाता है ना कि यहाँ तक गिरेंगे, लेकिन कोई ये लोग लगातार ऐसी हरकत कर रहे हैं और कोई एक पक्ष नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से ये अभी वाला वक्तव्य आया। पिछले दिनों आपने दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देखा होगा, अरविंद भाई केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने जहर डालने का काम किया है, हरियाणा से पानी आ रहा था। और आज राहुल गांधी का वक्तव्य आ रहा है, खड़गे जी का वक्तव्य आ रहा है, और कई बार आप ठीक बात कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री पे
निजी हमला करने से बचना चाहिए। लेकिन कई बार उसी संसद में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री भी बिल्लो लाइन जाते हैं और उस तरह की मतलब बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बहुत क्लियर करता हूं कि ये राजनीतिक गिरावट का दौर है और इस दौर में लगभग लोगों की स्थिति यही है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता और पूरा कांग्रेस इस गलतफहमी में और इस तरह की बातें लेकर के सामने आता है। 400 सीट की बात कर रहे थे, मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा था अभी इनको सुनते हुए। कह रहे थे कि 400 से वो 240 आ गए हैं, लेकिन अपनी लगातार प्रदर्शन अपना गिरता जा रहा है और 99 सीट पाकर के ये अपने को विजयी महसूस करते हैं और उस तरह का वक्तव्य देते हैं तमाम चीजों में। जबकि इनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता के तमाम मौके आ रहे हैं, तमाम ऐसे विषय हैं बहुत संजीदगी से जिनको लेकर के विपक्ष सत्ता के केंद्र में आ सकता है, लेकिन मुद्दे उठाना नहीं आता इनको। समय पर इन्हें क्या करना चाहिए ये नहीं हो रहा है। हरियाणा का मैं बार बार जिक्र करता हूं, हरियाणा का मैच इनका जीता हुआ मैच था, इन्होंने गंवा दिया। जैसे होता है ना, नो बॉल फेंक करके इन्होंने गंवा दिया। ठीक है, हरियाणा का विधानसभा ये जीत सकते थे, लेकिन बजाय इसके कि मुद्दे पर रहें, ये उल जुलूल की बातें लेकर के आते हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से ज्यादा हरियाणा में तो अंतरकलह भी एक वजह रही कांग्रेस की। मैं वही कह रहा हूं ना, आपको संतोष नहीं है, आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगी तो उसको हरा देते हैं, उसके पीछे आप पार्टी में ही बहुत कुछ करते हैं। कम से कम बीजेपी वाले इस बात को तो लेकर के एक है ना कि एक नेता है और एक नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कम से कम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को बैक से आपको गिराने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दा उठाइए, मैं कह रहा हूं लगातार मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बहुत मतलब जड़ पकड़ करके इस देश में बैठा हुआ है और पिछले 11 सालों में इसमें गिरावट देखने को मिली है। आप उस पर बात करिए, बात करते करते आप फिसल जाते हैं। आप या तो अब मतलब समझ में नहीं आता है, कई बार तो राहुल गांधी जी कई एक सभाओं में कुछ अच्छी बातें करते हुए मुझे नजर आते हैं और कई बार एक बच्चों जैसी हरकत कर जाते हैं। मैं तो ये देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं और मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे ये नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत निरपेक्ष ढंग से ये बात देखता, सुनता, पढ़ता और गुनता हूं। वो देखते सुनते हुए मैंने जो समझा है वो बता रहा हूं। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत सम्मान के साथ ये कहूंगा कि आप लोग मुद्दे उठाइए निजी हमले की बजाय। अगर भारतीय राजनीति के केंद्र में लंबे समय से आप रहे हैं और आपको फिर से सत्ता में आना है तो सत्ता की में वापसी के लिए तमाम मुद्दे हैं। बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार में 1000 मुद्दे हैं, लेकिन आप उन मुद्दों पर ना आकर के प्रधानमंत्री की असलियत, प्रधानमंत्री को मैं अब बताइए कितनी हास्यास्पद बात है कि देश के मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता कह रहा है कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को, आप लोग प्रधानमंत्री से नहीं मिले हैं, मैं मिला हूं, मैं जानता हूं वो ठीक आदमी नहीं है। अरे ये कौन सी बात होती है यार? आप सभाओं में जाकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को उन्होंने पहचान लिया है और उनके बारे में जब मीडिया कुछ कह देता है तो आप लोग कहते हो कि मीडिया जो है राहुल गांधी की इमेज खराब कर रही है। मीडिया क्या, आम लोग भी कह देते हैं। हम भी अब जब इस तरह का वक्तव्य सुनेंगे तो हम राहुल गांधी के बारे में ये कहेंगे ना कि राहुल गांधी का IQ लेवल कमजोर है। ठीक है, राहुल गांधी और निश्चित तौर पर एक नैरेटिव तो सेट ही होता है और नेता खुद ही अपने वक्तव्यों से अपना नैरेटिव बनाते हैं समाज में या फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। हाँ, मीडिया बना रही है। ठीक है, मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पांडे जी, ठीक है, मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, बीजेपी और RSS जहर के समान है समाज में और देश में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो राहुल गांधी ओबीसी भागीदारी सम्मेलन में कहते हैं कि कोई दम नहीं है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ शो है, PM में कोई दम नहीं है। देखिए, एक बड़ी अच्छी शेर है इस अवसर पर मुझे याद आता है कि वो उन्होंने लिखा था कि यह भूल मैं हमेशा करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। देखिए, कांग्रेस के ऊपर यह बात बड़ा सटीक बैठता है और मैं खड़गे साहब की बात का क्या कहूं, बस ईश्वर उनको इसी तरह सद्बुद्धि देते रहे और वो मोदी जी का इसी प्रकार से अपमान करते रहे, क्योंकि जब इतने लोकप्रिय नेता के बारे में इस प्रकार की अपशब्द बातें होंगी तो देश की जनता तो उसका जवाब समय आने पर देगी ही। तो देखिए, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सबसे बड़ा खुद का दुश्मन होता है और कांग्रेस के ऊपर यह बात फिट बैठती है। ये कितने जहर घोल रहे हैं जिनके बारे में कह रहे हैं, इन्होंने कितना जहर देश के अंदर घोला है।
और ये पहली बार नहीं आज है, उसी महाराष्ट्र तहत- चुनाव में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, आप लोगों ने कहा था कि भी ईसी को एक्शन लेना चाहिए इस तरह के वक्तव्यों पर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये हमारे सबसे बड़े प्रचारक हैं। आप उसको, मुझे नहीं कहना चाहिए यह बात, लेकिन मैं कहता हूं। देखिए देश की जनता है, हम डिबेट पर बैठ के कुछ भी बोल ले, अपने पक्ष में महिमा मंडन कर दें, गुणगान कर दें, लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं उनको तो पता है ना कि मैं कितना सच बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं। जहर घोलने का काम इतने वर्षों तक इन अब आज माफी मांग रहे हैं। भाई पूरी जवानी गलती किया राहुल गांधी ने, पूरी जवानी गलती करते चले गए, और जब उम्र के ढलान पर आए हैं तो माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। अरे आप किसके 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 लिए गलती मानेंगे? आप अपने नाना के कार्यों की गलती मानेंगे, अपनी दादी के कार्यों की गलती मानेंगे, अपने पिता के कार्यों की गलती, कहां कहां गलती मानेंगे भाई? आज ओबीसी की बात होती है तो यह बताना चाहिए ना कि आज से 20 साल पहले कितने ओबीसी कहां थे। आप 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब ओबीसी कहां थे? तो ये आंकड़ा भी प्रस्तुत करना चाहिए। और आप जो विजुअल अभी चला रही हैं, मैं उस विजुअल को जब सुबह देख रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई। डरने की बात नहीं, तो लोगों ने ताली बजाया कि हाँ हाँ अब इनको ज्ञान हो गया है कि मोदी जी से नहीं डरना है। मतलब आप पहले से डर रहे थे। फिर कहते हैं कि मैं 3 बार मिल चुका हूं और मैंने उनको समझ लिया है। तो वाकई में जितने करीब से मोदी जी से राहुल गांधी मिले हैं, उतना तो कांग्रेस का कोई दूसरा नेता मिला ही नहीं है। क्योंकि वो जो झप्पी लेने की बात सदन के अंदर जो आई थी, जो गला मिले थे जाकर प्रधानमंत्री जी की सीट पर, वो पूरा देश ने देखा था ना, लाइव प्रसारण उसका देखा था। तो ये तो सही है कि कांग्रेस का कोई दूसरा नेता मोदी जी से उतना करीब से नहीं मिला जितना राहुल गांधी मिले हैं। तो वो समझते हैं, और उन्होंने कहा कि अब मैं समझ गया हूं कि उनमें कोई दम नहीं है। मतलब पहले से लगता है कि बहुत ज्यादा डर रहे थे ये। तो देखिए ये एक बेवकूफी भरा बयान था, जिस पर कि तालियां बजा के उनके बेवकूफ कार्यकर्ता, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो गुलाम मानसिकता वाले कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो तालियां बजा रहे थे। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और देखिए देश आज विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर क्षेत्र में आज देश डेवलप कर रहा है, और जिसके नेतृत्व में डेवलप कर रहा है, जिस संगठन के नेतृत्व में डेवलप कर रहा है, अभी राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे के बारे में राहुल जी तो कह रहे हैं कि भाई नौकरी का दावा किया था, नौकरियां देने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। वो तो बोल रहे हैं कि गरीबों को उठाने का वादा किया था, गरीब उठे नहीं है। लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, आज युवा सड़कों पर उतर आए हैं। तो फिर काहे का दम है? ये तो शो है खाली, ये तो दिखावा है खाली कि हम दावे करेंगे, वादे करेंगे, सरकार बनेगी, करेंगे कुछ नहीं। राहुल जी कह रहे हैं। नहीं, आपने देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आज से जब 14 से 19 का दौर था ना, तो ये प्रोपगंडा करते थे कि मोदी ने सबको मिला लिया है, मीडिया को मिला लिया है, न्यायालय को मिला लिया है, सभी लोगों को मिला लिया है। तो ये प्रोपगंडा किए चलते थे। अब जब विश्व भर के नेता, बड़े बड़े नेता जब मोदी के साथ सेल्फी खिंचाने लगे, तो इनकी बोलती बंद हो गई। अब WHO और वर्ल्ड बैंक का, यूनिसेफ का अब जब डेटा आने लगा भारत के बारे में, सारी विदेशी एजेंसियां ही जब फेवर में डेटा देने लगी, तब इनके बारे में बोलने को कुछ बता नहीं। तो ये चले गए जॉर्ज सोरस के पास कि वहां से कुछ निकाल के लाओ ताकि देश में कुछ ना कुछ प्रोपगंडा किया जा सके। वह भी जब पकड़ा गया है, तब इनको जो है सो, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी। ये कह रहे थे कि लोकप्रियता कम हो गई और 303 से 240 पे आ गए। अभी पूरे देश में सदन के अंदर ये चुनाव आयोग को मोदी आयोग कह के उसी चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में अभी कह रहे हैं कि ये घट गया। किसने भाई? चुनाव आयोग, सारी व्यवस्था चुनाव आयोग देख रहा था ना जब 303 से 240 पर आए। तो उस समय मोदी आयोग नहीं था वो। और आज आपको चूंकि नैरेटिव सेट करना है तो आप कहते हैं कि मोदी आयोग है जब SIR की बात आ रही है। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ताओं की जुबान से सरस्वती गायब हो गई है। वो बोलना क्या होता है और बोल क्या देते हैं।
तो अच्छा है, मैंने इसीलिए कहा कि ये हमारे सबसे बड़े प्रचारक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे लोग हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि इन लोगों ने राहुल जी से एक बार काउंटर ले लेते हैं। राहुल जी, हरियाणा में कहा था, मतलब इतना जिक्र तो मुझे लगता है बीजेपी के नेता अपने गुणगान में नहीं करते होंगे जितना आप लोग उसका प्रचार कर देते हैं। मनीष जी कह रहे हैं। राहुल जी, मैं सुन नहीं पाया, बताइए। हाँ, मनीष जी ने कहा कि इतना जिक्र तो शायद बीजेपी के नेता अपने प्रधानमंत्री के लिए नहीं करते होंगे जितना आप लोग कर देते हैं, हर सभा में जाकर, हर सम्मेलन में जाकर, हर आयोजन में जाकर। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। क्या विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा ना, कि इस प्रधानमंत्री ने जो वायदे देश की जनता के सामने किए थे, तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है। और सवाल किससे? विपक्ष से पूछा जाएगा। यही हालात हो गए हैं आज मीडिया के तथाकथित विश्लेषकों के, और यही हालात भाजपा के प्रवक्ता लेकर आते हैं कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत पूछिए, सरकार से सवाल मत पूछिए। कौन नहीं सवाल कर रहा सर? सवाल तो करते हैं ना। सवाल करने के लिए तो मनीष पांडे जी को बुलाया गया ना। क्यों बुलाया उन्हें? सिर्फ सुनने के लिए? नहीं, तो सवाल ही करने के लिए बुलाया ना सर। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को लेकर मनीष पांडे जी ने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने वायदे किए थे, क्या नरेंद्र मोदी ने उन वायदों को पूरा कर दिया? एक बार भी मनीष पांडे जी ने कहा? ये जो विश्लेषक की आड़ में भाजपा के तथा ये प्रवक्ता आते हैं विश्लेषक की आड़ लेकर, ये भाजपा के प्रवक्ता है। बशर्त है, मैं तो कह रहा हूँ आपको लगातार कि आप प्रश्न पूछिए, वाजिब प्रश्न। मैंने बीच में आपको नहीं बोला है ना। आप जो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैंने बीच में आपका बारी आए तो आप डिफेंड करिएगा। आपकी बारी आए तो आप डिफेंड करिएगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वहां बेवकूफ कार्यकर्ता जो तालियां बजा रहे थे, ये गलत बयान कहा नरेंद्र मोदी ने। जिस आदमी ने मैंने ऐसा नहीं कहा, राहुल जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप सुन नहीं पाए या आपकी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं उनको बेवकूफ तो नहीं, मैंने कहा कि मैं उनको बेवकूफ तो नहीं कहूंगा, वो गुलाम मानसिकता के लोग। गुलाम कहा, सुनिए, गुलाम कहा। गुलाम तो है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, गुलाम मानसिकता क्या है? गुलाम नहीं कहा, गुलाम वो लोग जो नरेंद्र मोदी को नाले से गैस निकालने के बयान पर ताली बजाते हैं, वो गुलाम है या क्या है? जो आप बोलिए हो कि रडार स्वतंत्र, आपको जो बोलना है बोलिए ना, देगा और उस बात पर ताली बजाते हैं, वो कौन है? अरे आप बोलिए, आपको जो संबोधित करना आप बोलिए ना, पूरे व्यूअर सुन रहे हैं। आप बोलिए। सवाल ये नहीं है, जरूरी देश के सामने बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम पर आज तक भी कोई देश के सामने नहीं रखा कि कितने आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, मारे गए। और दोस्त पहलगाम का जवाब सुनना है तो आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। और नहीं, मैं तो आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं कि आपको जवाब लेना है तो ले लीजिए। पहलगाम पर सरकार भाग रही थी, ये तो विपक्ष ने दबाव भाग रही थी, तो उन्होंने चर्चा से हम ही करिए। सरकार के तो आप ट्रंप के पास पहुंच गए। संसद में पहलगाम पर चर्चा नहीं करना चाह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने क्या हासिल किया। सर, सेना ने तो आके बताया ना, सेना ने तो आके बताया था ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखा था राहुल जी। सेना ने आकर बताया था ना कि हमने टारगेट्स को कितना अचीव किया, कितने अंदर घुस के हमने मारा। जवाब दीजिए, मैं दे देता हूं इनको जवाब। तो सेना पर या तो विपक्ष को सेना पर सवाल उस पर सवाल खड़े कर रही है। इतनी वफादारी तो बनती है एंकर की, इतनी वफादारी तो रुकिए। अरे नहीं सर, सुनिए नहीं सर, मेरा सवाल है। नहीं, सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि चर्चा से भाग रहे हैं तो ठीक है, मैं उस पर भी सवाल मनीष जी से कर लूंगी कि आप लोग क्या चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी सुनिए, जब पुलवामा होता है तब राहुल गांधी बोलते हैं सबूत दिखाओ। अब जब पहलगाम होता है तब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई कितने मारे गए, कितने नहीं। अरे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी क्या सेना की? बताइए। सेना के सीडीएस कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ, लेकिन उससे जरूरी यह है कि नुकसान हमें क्यों हुआ। नेवी के ऑफिसर कह रहे हैं हमें नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आज के हथियारों के बलबूते पर जंग नहीं जीती जा सकती। वो तो कह रहे हैं कि वो तो बोल रहे हैं कि पुराने हथियारों के बलबूते पर आज की जंग नहीं जीती जा सकती है। मुझे पता है ये, वो कहते हैं, ये अनिल चौहान कहते हैं ये। लेकिन सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि आप लोग अगर ये सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पर अगर सवाल करते हैं, तो फिर मुझे मजबूरन आकर फिर आप कर देते कि एक लेयर बना रही है एंकर, आप तक पहुंचने नहीं देगी। आप सवाल कीजिए ना मनीष जी, इसीलिए तो बुलाए गए हैं वो।
लेकिन आप मैडम, सेना आप पर सवाल बोलने करेंगे दीजिए। तो नहीं। आप मैं लगातार सुनूंगी। आप बोले जा रही है, ठीक है, बोलिए। लगातार आप बोले जा रही है। बोलिए, बोलिए। आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है। बोलिए, बोलिए। हमने कब सेना पर सवाल उठाया? हमने शुरुआत में जब पहलगाम पर हमला हुआ तो पूरे विपक्ष ने एक साथ एकजुट होकर सरकार का साथ दिया। हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की बात करी। सर्वदलीय मीटिंग से प्रधानमंत्री गायब रहे जब बुलाई गई तो। और हमने एक बार भी सेना पर सवाल नहीं उठाया। हमने राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाया, जो कि आज भी हमारा सवाल वो जिंदा है। और राजनीतिक नेतृत्व हमारा कमजोर है। हमें ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, ये राजनीतिक नेतृत्व भारत का आज तक भी नहीं बता पाया है। लगातार सेना के अधिकारी इस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते कि ट्रंप, जिसने हाउडी ट्रंप और नमस्ते ट्रंप किया था, वो 25 बार 75 दिन में बयान दे चुका है कि मैंने वो रुकवाया है, ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। और सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ट्रंप कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवा दिया और ट्रेड की धमकी देकर रुकवा दिया। आपने ये सवाल किया? और आप मैडम कह रही हैं कि विपक्ष ने सेना पर सवाल उठाया। एक बयान मुझे बताइए, एक बयान मुझे किसी एक नेता का बताइए विपक्ष का। नहीं सर, अगर आप यहाँ पर बैठकर या आपके नेता अगर ये कहेंगे कि भाई हमें बताइए कि आपने कितना टारगेट अचीव किया, आपने क्या किया पहलगाम हमले के बाद, आपने क्या किया, तो वो तो सवाल बनेगा ना कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, क्या आपने सेना के बयान को नहीं सुना था। उन्होंने तो बताया ना, पूरा फिल्मा के उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्री चलाई थी बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताया था सेना ने हमने क्या क्या किया। हमने सेना का बयान भी सुना, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना और हमने सीडीएस अनिल चौहान को भी सुना। मैं वही बोल रही हूँ, नहीं मैं वही बोल रही हूँ कि आप उस पर सवाल कीजिए, आप उस पर सवाल कीजिए, मैं भी उससे सवाल करती हूँ। मैंने उसी पे सवाल किया। आप मुझे बताइए मैडम, आप एक बयान मुझे दिखाइए विपक्ष के नेता का जिसने सेना पर। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरे को किसी के बयान की जरूरत नहीं। मैं राहुल जी से राहुल का सवाल पूछ रही हूँ, मैं राहुल जी से ही राहुल जी का सवाल पूछ रही हूँ। मैं राहुल जी ने जो कहा कि पहलगाम पर क्या हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था, बोला था, मैंने उसी पर सवाल किया सर। हाँ मैंने बोला कि कितना अचीव हुआ। सेना ने बताया कि हमने क्या अचीव किया, सेना ने बताया था कि क्या अचीव किया। डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये मैं मानती हूँ, और मैं इसको लेकर सत्ता पक्ष से सवाल करती हूँ। मैं तो लगातार पूछती हूँ, मैं तो पूछती हूँ ना सर, मैं तो पूछती हूँ सर, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है सर। आज का मुद्दा हम पहलगाम पर नहीं चला रहे हैं। आज का मुद्दा ना एसआईआर पर है, ना पहलगाम पर है, ना किसी अन्य मुद्दे पर है। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं और उसका पलटवार जो बीजेपी कर रही है कि भाई जिसके मन में जहर होता है उसको देश भर में जहर नजर आता है, मैं इसको लेकर मैं बदजुबानी पर मुद्दा लेकर आई हूँ सर। मैं बदजुबानी पर आज बात कर रही हूँ, मैं बदजुबानी पर ही बात कर रही हूँ सर। ये पहलगाम हमला आप लोग लेकर आते हैं, आप लोगों के पास सर, आप लोग घूम फिर कर एसआईआर और पहलगाम पर आते हैं ना, आप लोग घूम फिर कर आते हैं सर। विपक्ष ने सेना पर सवाल उठाए, यही प्रोपेगेंडा है मीडिया का। सर कोई मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, और वो कुछ और टीवी चैनल्स होते होंगे जहां पर आप बैठते होंगे, प्रोपेगेंडा वाले टीवी चैनल्स पर। ठीक है मनीष जी का, ठीक है मनीष जी काउंटर। देखिए राहुल जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, आशा करता हूं आप भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पूरे पहलगाम की घटना पर कोई एक बयान बताइए मुझे जो ऑफिशियली आके किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने दिया हो। सारे बयान तो सेना ने दिया और आप उस पर सवाल खड़ा करते रहे, और आप कह रहे हैं कि आप एक बयान दिखा दीजिए, एक बयान दिखा दीजिए। गजब, मतलब ये उसको अब मैं फिर शब्द कहूंगा तो आप उसका दूसरा अर्थ निकालने लगेंगे। भाई एक बताइए, जितने जितने सेना के कॉन्फ्रेंस हुए सारे सेना के अधिकारियों ने किया, और आप मीटिंग में तो जाके वहां पर मुड़ी हिलाते हैं और बाहर आके प्रेस को कुछ और संबोधित करते हैं। कैसे पहुंच गए पहलगाम, कैसे वहां घटना हो गई। तो भाई वहां तो सुरक्षा की किसकी जिम्मेवारी है? पहलगाम की नहीं, और दूसरी बात विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष, सरकार, मतलब राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है ना। हाँ, राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है AK-47 लेके जाने का। अरे भाई सेना ही जाती है ना वहां, सेना का कोई कमांडर है, सेना का कोई अफसर है, कोई ब्रिगेडियर है, यही है ना। नहीं, आप सेना पे सवाल किसने उठाया? सेना पे सवाल उठा रहे हैं आप, बीच में आ रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं। नहीं सर, मेरी पूरी बात होने दीजिए, सेना पे सवाल उठा रहे हैं। मेरी पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए राहुल जी। सर सुनिए मनीष जी, मेरी पूरी बात मनीष जी, आप अपनी बात, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए सर, सुनिए मनीष जी, एक मिनट आप भी सुन लीजिए मनीष जी, ठीक है मनीष जी, एक मिनट आप भी सुन लीजिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अभी हम इस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये भी है
कि आप तो ओबीसी, यही हाँ, लोग की आदत है डाइवर्ट करने अब की। कांग्रेस ये सोच रही है, अब कांग्रेस जो है वो ओबीसी को प्राथमिकता मान रही है। राहुल गांधी ने सम्मेलन में कह दिया है कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अब जातीय जनगणना, जो कि हमसे भूल हुई, उन्होंने भूल को स्वीकारा। और दूसरा उन्होंने बताया कि ओबीसी अब मेरी प्राथमिकता रहने वाली है, तेलंगाना भी और पूरे देश भर में भी ओबीसी को लेकर वो चलने वाले हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने एक लाइन अपनी सेट कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नौकरशाही है, पूरी अफसरशाही है, उसमें भी हमने देखा है कि पिछड़ों की भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी कम है। तो क्या एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है? कांग्रेस लगातार उस लाइन पर चल बसी है कि पिछड़ों को उतना सम्मान नहीं मिलता है या ओबीसी वर्ग को इतनी भागीदारी का मौका नहीं मिलता है। ये राहुल गांधी अगर मुद्दा उठा रहे तो बड़ा मुद्दा है फिर आप लोगों के लिए। मनीष जी। नहीं, राहुल गांधी का कोई मुद्दा है? कैसी बात कर रही हैं आप? राहुल गांधी, मैंने कहा कि ताउम्र जवानी में तो एहसास नहीं हुआ, और जब उम्र के ढलान पर आ गए तो माफी मांग रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि गलती हो गई। अरे भाई राहुल जी, आपसे गलती हो गई ना। आपके पिताजी ने जो गलती की उसकी माफी कौन मांगेगा? आपकी दादी माँ जो गलती की उसकी माफी कौन मांगेगा? और आपके नाना जी ने जो गलती किया उसकी माफी कौन मांगेगा? भाई आज अगर आप जो सवाल करते हैं, आज अगर वो सारे उस वर्ग के लोग अगर आज उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां आज उनको होना चाहिए था, तो 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी सरकारें जिम्मेवार है ना। कौन जिम्मेवार है? आज तो हमने सारा काम किया, अति पिछड़ा आयोग से लेके हर सेक्टर में, हर चीज में आज लगातार बढ़ावा देने का काम हो रहा है। लेकिन अगर यह काम 30 साल पहले हो गया होता तो मुझे लगता उन शीर्ष पदों पर आज उस समाज के लोग भी होते जिसके लिए आज आप माफी मांग रहे हैं। अब जब सारी चीजें हो गई हैं, अब आप जब हताश हो गए, तब आप कह रहे हैं कि माफी मांगते हैं। बेवकूफ समझते हैं देश की जनता को, बेवकूफ बनाना चाहते हैं देश की जनता को। नौकरशाही, आपको पहले नौकरशाही के मुद्दे पर भी बोला, अपने दादी का, अपने नाना जी के कर्मों का की माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद देश की जनता यह तय करेगा कि हाँ आपको माफ किया जाए या नहीं किया जाए। आज हमारा देश का नेतृत्व किसके हाथों में है? कौन कर रहा है देश का नेतृत्व? किस वर्ग के लोग नेतृत्व कर रहे हैं? और यह कब संभव हुआ? उसी आरएसएस और भाजपा के विचारधारा ने, जिसको कि खड़गे साहब जहर बता रहे, उसी विचारधारा ने आज देश को नेतृत्व जिस वर्ग को दिया है उसके लिए माफी मांग रहे हैं राहुल गांधी। और खड़गे साहब कह रहे हैं कि जहर है, आप कीजिए, अच्छा है। मैंने कहा कि आपसे बड़ा प्रचारक भाजपा का कौन हो सकता है? एक बार सोनिया गांधी 14 में नीच कही थी प्रधानमंत्री जी को, तब प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे और देश ने बहुमत दे दिया था। नहीं कहा, गलत बयान कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने नहीं कहा। बिल्कुल सही बयान है, नीच कहा था। आप दिखाइए, सोच आप दिखाइए, बिल्कुल आप दिखाइए, आप दिखाइए। सोनिया गांधी जी ने नीच कहा था। अगर दिखाइए, बयान कहा दिखाइए, था, बयान दिखाइए, बिल्कुल अंतिम चरण में नीच बयान कहा दिखाइए। था। उन्होंने कहा था कि ये सारे नीच सोच के बयान लोग दिखाइए, हैं। बयान है, वो निकाल लीजिएगा आप। मैं झूठ बोल रहा हूं? आपने बोला है, बिल्कुल है। अब अभी अब लेके बैठे हैं क्या बयान? कुछ अरे भी भाई बोल के आप भाग नहीं जाएंगे। सुनिए, ऐसा है, आप पहले ये जिम्मेवारी लीजिए कि राहुल गांधी जी जिस बात के लिए माफी मांगी है उसके लिए उनके पिताजी जिम्मेवार रहे हैं कि नहीं, उनकी दादी माँ जिम्मेवार है कि नहीं, उनके नाना जी जिम्मेवार है कि नहीं। आप पहले ये बता दीजिए हमको, इतना छोटा सा जवाब दे दीजिए। आप राहुल गांधी ने माफी मांगी है ना, ये तो आप मानते हैं, और किस बात के लिए माफी मांगी है? और अगर 55 वर्षों तक उन्हीं के दादी, उन्हीं के पिताजी और उन्हीं के नाना जी अगर प्रधानमंत्री थे, तो आज वह वर्ग अगर पिछड़ा रह गया है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? उसकी माफी कौन मांगेगा? हमको राहुल जी सिर्फ इतना समझा दीजिए आप। नहीं, आपने जिस तरीके से जिन बयानों का जिक्र किया, आप भाग रहे हैं डिबेट से। अब मैं आपको सिलसिलेवार जवाब दे रहा हूं। आप यू टर्न मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मुद्दे पर हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मुद्दे पर बहस करना चाहता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मुद्दे पर, आप फिर मुद्दा से भटकना चाह रहे हैं, फिर आप पहलगाम की तरह दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस विषय पर माफी मांगा और जिस विषय को लेकर आज देश का नेतृत्व किसके हाथ में है, और खड़गे साहब ने जहर कहा है उसको, राहुल गांधी माफी मांगते हैं उसी विषय पर। अब बता दीजिए कि उनके पिताजी, उनकी दादी माँ और उनके नाना जी इस देश का नेतृत्व 55 वर्षों तक किए, अब सुन कौन माफी मांगेगा? अच्छा, नौकरशाही पर भी तो बोल दीजिए सर। मनीष जी, नौकरशाही पर भी तो बोल दीजिए। अफसरशाही, नौकरशाही में भी पिछड़ों की भागीदारी नहीं है, उन्होंने बोला है। इसीलिए तो नहीं है ना। ये अगर 20-30 साल पहले लागू किए होते तो आज उसकी भागीदारी होती उन बड़े पदों पर। अब सुन लीजिए बयान पर,
आप बयान पर सुन लीजिए। आपने सोनिया गांधी जी को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी ने मैंने नीच कहा कि राहुल गांधी के बयान पर आप डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को। आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुन तो लीजिए मनीष जी। ठीक है राहुल जी बोलिए। मुझे इंटरप्ट ना करें, उम्मीद करता हूं मैं। जल्दी सर, सिर्फ मुद्दे पर। इन्होंने जो इस बयान का जिक्र किया, नवंबर 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने खूनी पंजा कहा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक एमएलए ने सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा था। और जिस तरीके से इन लोगों के भाजपा और आरएसएस के जिस तरीके से बयान आए, अमित शाह ने 2022 में गुजरात के चुनाव में वहां खेड़ा की एक रैली में कहा कि हमने जिन लोगों को सबक सिखाया उसके बाद स्थायी शांति कायम है। और 2019 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी जी को चॉकलेटी चेहरा कहा था। तो इनके बयानों की तो ये है। और दूसरा, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। ठीक कहा राहुल गांधी जी ने, सरकारों से हमसे भी भूल हुई, कहीं भी चूक हुआ। ये बशर्त है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलकर भी अच्छे से निकल जाते हैं। एक अच्छे लच्छेदार भाषण देश की जनता के सामने वो रखते हैं। राहुल गांधी जी की ताकत यह है, जब राहुल गांधी जी ने बोला, जाति जनगणना की बात को लेकर बोला, तो नरेंद्र मोदी और सरकार को घुटने पर आना पड़ा। और ओबीसी की जनगणना की इनको मानना पड़ा कि हम जनगणना करवाएंगे। जब राहुल गांधी जी ने लेटरल एंट्री पर बोला तो यू टर्न इस सरकार ने, इस नरेंद्र मोदी जी ने यू टर्न मारा। ब्रॉडकास्ट बिल पर जब राहुल गांधी जी ने बोला तो ब्रॉडकास्ट बिल पर यू टर्न इस सरकार को मारना पड़ा। वक्फ बोर्ड पर जब बोला तो आज वक्फ जेपीसी के सामने गया। इंडेक्सेशन पर राहुल जी ने बोला तो उस पर सरकार को वापस बैकफुट पे आना पड़ा। लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हम जनता के मुद्दों को लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं। और जरूरी मुद्दे, आज देश के सामने जरूरी मुद्दे बहुत सारे हैं। आज सामने इन्होंने एसआईआर जैसा जो फैसला बिहार में इलेक्शन कमीशन ने जो किया है और जिस तरीके से उसमें अनियमितताएं लगातार आ रही हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। और कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है। और बयानों की बात कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री ने मुद्रा, मुसलमान और भैंस खोल ले जाएंगे जैसे बयान सार्वजनिक मंचों से दिए थे। तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या रह गई थी? जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उनसे भी पहले देश के प्रधानमंत्री और भी हुए हैं और इस तरीके की इस पद की गरिमा को किसी ने भी नहीं गिराया जिस गरिमा को का हनन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, मैं मनीष जी का रुख करूंगी। मनीष जी, उससे पहले मैं एक बार फिर से प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहती हूँ, विपुल जी के पास। विपुल जी, आपको नहीं लगता कि एक ट्रेंड सेट हो रहा है राजनीति में? जैसे जैसे चुनाव मुहाने पर आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर वही बयान को दोहरा दिया है, बीजेपी आरएसएस फिर जहर के समान है, ये उन्होंने कहा था महाराष्ट्र चुनाव में भी, उसके बाद अब भी उन्होंने कह दिया। इससे पहले हमने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में भी बिहार विधानसभा में तीखी नोकझोंक देखी थी कि ये बाप किसी के सदन का नहीं है, आपने क्या दिया। कोई किसी के पिता को अपराधी बता रहा है, कोई किसी के पिता को चोर बता रहा है, कभी हाथापाई तक नौबत आ रही है। ये कैसी सदन की कार्यवाही है, ये कैसे विधानसभाओं की कार्यवाही है? और ये नेताओं को क्या अपने पद की गरिमा नहीं है? आप एक विपक्षी पार्टी भी हैं तो आपकी जिम्मेदारी और दोगुना बढ़ जाती है। आपकी उतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए राजनीति में। आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, देश देखता है, विश्व देखता है। और ऐसे मंचों से तो खास तौर पर आपके नेताओं को समझ जाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आते आते बदजुबानी का ट्रेंड बनता जा रहा है? जब भी हम चुनाव देखते हैं तभी बदजुबानी का दौर भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात कर रही है मनीषा जी। और बातचीत की शुरुआत में मैंने इसी तरह की बात की थी। मैंने कहा कि पिछले लगभग एक दशक में राजनीतिक गिरावट है। राजनीति में किसी एक पार्टी को लेकर के मैंने नहीं कहा था। बातचीत की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि राहुल गांधी और खड़गे के वक्तव्य के बरक्स मैंने संसद में नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों की भी चर्चा की थी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बैठे हैं यहाँ राहुल जी, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट के खोल में, मतलब उनका कहना था कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। अब पता नहीं इस समझ का मैं क्या कहूं। राहुल गांधी जी जब कह रहे होते हैं सभा में जाकर के कि मैं 3 बार प्रधानमंत्री से मिला हूं, उसके में दम नहीं है। बरक्स इसके इस तरह की बातचीत की क्या आलोचना करना पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा, तो क्या निरपेक्ष व्यक्ति द्वारा इसको लेकर के अगर इसकी आलोचना हमने कर दी तो आप कहेंगे कि मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूं, पार्टी के लिए बात कर रहा हूं। तथा कथित पॉलिटिकल एक्सपर्ट इन्होंने इस बहस में की है। मुझे लगता है कि राहुल जी को ये समझ डेवलप करना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर राहुल यादव लिखा गया है,
और इस बात को समझना चाहिए कि आक्षेप लगाने के लिए आक्षेप मत लगाइए। और कम से कम मैं तो आपके सामने किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने नहीं आया हूं। मैं चुनाव में आपको नहीं मिलने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मिलेगी, राजग मिलेंगे, उनके लिए आप कहिए, सुनिए। आप दोनों तरफ से बहस आप दोनों लोगों की मैं सुन रहा था, उसमें आप करिए, बिल्कुल आपका जायज बनता है उनसे उस तरह से प्रश्न करना। एक पाकिस्तानी शायर हैं, उनकी एक पंक्ति से मैं अपनी बात शुरू मतलब आपसे आपकी बात से आगे बढ़ूंगा। तहजीब हाफी बहुत युवाओं में फेमस हैं आजकल, बहुत अच्छे शायर हैं, राहुल जी ने भी सुना होगा, मुझे भरोसा है। उन्होंने कहा कि एक बात समझने में रात हो गई, ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूं कि मात हो गई है। एक्चुअल में भारतीय राजनीति में इस समय जो गिरावट है उसको देख करके कई बार तो समझ में आता है और ये लगता है कि ये जीत हार जो राजनीति में जाकर के, मान लीजिए चुनावी संसदीय राजनीति और चुनावी राजनीति में जाकर के करते हैं, उसमें बिलो द लाइन में कह रहा हूं कि लगातार हर कोई जा रहा है, जिसका अभी बहुत अच्छा जिक्र किया आपने बिहार विधानसभा का। एक तरफ से एक कह रहा है कि तुम्हारा बाप जो है उप मुख्यमंत्री की के पद पर है, और वो शुरू करते हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी था, इस तरह से। सामने वाला कह रहा है, विपक्ष का नेता है, कह रहा है कि गीले हो जाओगे। अब बताइए, अब इसको अगर मैं इन चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो कोई पार्टी का प्रवक्ता बैठ करके मुझसे कह रहा होता है कि क्या नाम है, मुझ पर आरोप मढ़ रहा होता है कि मैं तथाकथित प्रवक्ता हूं, तथाकथित विश्लेषक हूं और प्रवक्ता का काम कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार इस तरफ इशारा करता हूं और कहता हूं कि आपके पास हजार मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दों को लेकर के आना चाहिए। मैंने बातचीत में अपने कही थी अभी कि राहुल जी कई बार बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के आते हैं। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो उन चीजों को और करीब से देखता हूं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के प्रश्न किया था अभी राहुल गांधी जी ने कि वहां आरक्षित वर्ग के पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही, उनका नियुक्ति का रेशियो। उधर से शिक्षा मंत्री आते हैं और वो आंकड़ा लेकर के आते हैं और वो बताते हैं कि सप्रंग सरकार की तुलना में मोदी सरकार के दौरान इन संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग में 13 गुना ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं, और वो आंकड़ा देते हैं। मैं पूछता हूं कि देश के विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं राहुल जी, अगर इस तरह का वक्तव्य लेकर के आते हैं तो मान उनका कोई लिख पढ़ करके देता होगा, निश्चित तौर पर हर नेता को देते हैं, उनकी एक टीम होती है सारे नेताओं की, तो उसकी एक बार जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। पिछले दिनों ही राहुल गांधी जी ने एक और दावा किया है, कर्नाटक के ये ना बिना फैक्ट के बोल दिया जाता है, यानी बिना फैक्ट के और बिना जांच पड़ताल के कुछ भी बोल दिया जाता है। बड़े मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मनीषा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कहा है कि 100% पुख्ता सबूत है कि कर्नाटक के एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की अनुमति दी। ये बात उन्होंने वक्तव्य दे दिया और उस पुख्ता क्या बोलते हैं सबूत का इंतजार कर रही है मीडिया से लेकर के, और मान लीजिए पक्ष वाले लोग जो हैं, सरकार है, वहां उन्होंने कुछ प्रस्तुत नहीं किया। मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आपके पास हजार मौके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप फैक्चुअल तौर पे मजबूत होकर के आइए। बरक्स इसके कि प्रधानमंत्री से मैं 3 बार मिला हूं, और अब हमारे यहाँ तो एक संस्कार है, राहुल गांधी जी बहुत युवा नेता में गिनती होती है ना, बहुत उम्र है, 55, 56, 57 की उम्र है ना, और 75 वर्ष के व्यक्ति को कह रहे हैं कि उससे 3 बार मिला हूं, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनको कह रहे हैं कि उससे 3 बार मिला हूं, उसमें दम नहीं है। और अगर इस वक्तव्य की अगर मैं आलोचना कर रहा हूं तो कोई प्रवक्ता मेरे पर आरोप मढ़ देता है कि मैं जो है किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बनकर बैठ रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषण मुझे नहीं आता। राहुल जी, मुझे लगता है कि आपको इस चीज को समझना चाहिए और आपको समझ करके बोलना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना वाला, ठीक है, गलती मत करिए, ठीक है, ठीक है, अपने नेता की तरह गलती मत करिए कि आपके पास फैक्ट नहीं हो और आप यूं ही बोलने के लिए बोल दीजिए। मैंने उसी ठीक है, बिना फैक्ट के, बिना जांचे पड़ताले अगर राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो फिर सवाल खड़े होंगे नरेंद्र मोदी आपने बोल तो दिया, लेकिन सबूत कहाँ है? ठीक है, राहुल यादव जी जवाब देंगे। राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला, वो आपको सुनाई पड़ गया।
ये ठीक है। क्या चीज है सर? राहुल, ये ऐसे ठीक कैसे है, होगा? राहुल यादव जी ऐसे जवाब कैसे आप देंगे। राहुल केंद्र में यादव आएंगे? जी, राहुल ऐसे यादव कैसे जी। आपको सत्ता मिलेगी? आप उल जुलूल का बटन दबाएंगे तो आपको सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता पाने के लिए आपके हजार मौके हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति इन चैनलों पर पिछले 3 वर्षों से कह रहा है कि आप किन किन मुद्दों पर सत्ता में आ सकते हैं वापस। आप उन मुद्दों को उठाइए, वहां काम करिए। आप वो नहीं कर रहे हैं। आपका संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है, सांगठनिक तौर पर वो मजबूत होते जा रहे हैं। वहां आपको काम करने की फुर्सत नहीं है, और आप टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि सामने वाला विश्लेषकों को कह दीजिए बहुत सीधा सा हुआ है, मीडिया को कह दीजिए कि भैया आपके लिए बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। ठीक है, आज राहुल तक तो यादव मुझे जी। किसी ने नहीं कहा, 3.5 वर्ष का हो गया ठीक मुझे ये बातचीत करते हुए चैनल पर। ठीक है, किसी ने ठीक है नहीं कहा, विपुल जी, ठीक है किसी- विपुल जी, किसी काउंटर चैनल ले का लीजिए। ठीक है, प्यार जवाब किसी ले ने लीजिए, आरोप किसी ने जवाब नहीं ले लगाया लीजिए। कि राहुल मैं यादव किसी पार्टी जी, विशेष की बात करता ठीक हूं। है, राहुल यादव जी। देखिए, तकलीफ हुआ है, मैं मानता हूं। एक्सपोज अपने आप को इन्होंने अपने इसी बयान पे खुद से दोबारा से एक्सपोज कर दिया। एक शब्द नरेंद्र मोदी जी से और एक सवाल इस सरकार से विश्लेषक जी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। एक्सपोज कर दिया आपने। अरे किसने पूछा? मेरी बात अभी को आपने किसने सही पूछा? साबित कर दिया। अभी बिलो द लाइन जाने की बात किसने कही? प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर के बिलो द लाइन जाते हैं, किसने कहा? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब आप, मैं उम्मीद करता हूं आप भी मुझे इंटरप्ट नहीं करें। जी जी जी, कहिए। आपने खुद ने ये चीज अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आपने एक सवाल इस सरकार से नहीं पूछा, पहलगाम पर नहीं पूछा, एसआईआर पर नहीं पूछा, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं पूछा। और जिस तरीके से सरकार ने चुनाव आयोग में जो धांधली हो रही है ना, इलेक्शन कमीशन से आपने एक सवाल पूछा। आज सरकार के सामने 30 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ठीक है ठीक है, बोलने नहीं दीजिए, बोलने नहीं दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। विपुल जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बात हो रही है राम की और बात करने लगूं रहीम की। जिस ठीक है। विषय पर बात हो रही है उस पर मैं कर बोलने रहा हूं दीजिए, लगातार। बोलने दीजिए, बोलने राजनीतिक दीजिए। बयानों सर, में मुद्दे पर जहां आइए, को राहुल लेकर जी। के विषय है तो मैं पहलगाम पर आज बात करूं। पहलगाम पर पीछे जाकर के सर देखिए सुनिए, वीडियो सर मैंने सुनिए, बात की पहलगाम नहीं। पर, और मैंने एसआईआर कहा है पर, कि नहीं कि सीज फायर 24 पर आप लोग हैं, आप लोग हैं जो चर्चा करेंगे। सर सुनिए, आप लोग हैं ना, जनता के ब्याह पे आप लोग सवाल करेंगे ना सरकार से। राहुल जी, पहलगाम पर, सीज फायर पर, एसआईआर पर जनता के बिहाफ में विपक्ष ही बात करेगा ना सर, चर्चा करेगा ना सर, या जनता खुद जाकर सवाल कर ले? विपक्ष का काम क्या है फिर? विपक्ष ही तो सवाल करेगा ना। संसद में सोमवार से होने वाली है ना ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आगे आप बढ़िए सर। राहुल जी देखिए, मैं इस तरीके की हल्की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मनीष जी, मैं आपसे कोई बहस का कोई विषय नहीं है। विषय मैं मुद्दे पर आता हूं। अगर अब मैं उम्मीद फिर कर रहा हूं, अदरवाइज तो मैं इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। ये एंकर की जिम्मेदारी बनती है कि इनको रोके या इनका ऑडियो फेडर डाउन करे। मैं इस बयान पर मनीष जी क्या कहेंगे कि गिरिराज सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी अगर गोरी चमड़ी की नहीं होती तो कांग्रेस में क्या उनका नेतृत्व स्वीकार किया जाता? मनीष जी, ऐसे बयान याद है कि निकल गए ऊपर से? नहीं याद होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आज विश्लेषक जो मैंने शुरुआत में इनकी व्याख्या करी थी वो ठीक थी, और इन्होंने साबित भी कर दिया। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल जी को मायावी राक्षस तक कहा था। ये इस तरीके के बयान है। आज देश के सामने वो मुद्दे नहीं है। देखिए, राहुल जी ने कहा कि हम ओबीसी वर्गों के लिए और एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और जब राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई की शुरुआत की तो नरेंद्र मोदी जी और सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की हामी करनी पड़ी इनको। ये लगातार जातिगत जनगणना से भाग रहे थे। हमने इनको जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लेकर आए तो नरेंद्र मोदी जी को हाँ करना पड़ा। लेकिन आज सरकार ये नहीं बता रही कि कब तो ये जनगणना करेंगे। आज 2021 की जनगणना पेंडिंग है। बांग्लादेश जैसे कंट्रियों ने जनगणना करवा लिया, और इन्होंने कोविड का जो हवाला दिया, उन्हीं छोटे से देशों ने, जो बांग्लादेश जैसी कंट्रीज है, उन्होंने जनगणना अपने देश की करवाई है। लेकिन चूंकि लगातार राहुल जी इस सवाल को देश की जनता के सामने और सार्वजनिक मंचों से उठा रहे थे, तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को राहुल जी की लाइन पर आना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार से जरूरी सवाल आज विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हम जरूरी सवाल देश के हितों की और जनता के हितों की सवाल हम प्रधानमंत्री और सरकार से पूछे। हाँ। विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? हाँ। तो सवाल पूछते हैं तो तकलीफ होती है। सर, सवाल पूछने पे तकलीफ नहीं होती है, सवाल पूछने के तरीके पे और उसमें जो आप व्यक्तिगत चले जाते हैं उस पर तकलीफ होती है। देश की जनता ये नहीं जानना चाहती है कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, कौन कितना दिखावा करता है, कौन नहीं करता। ये देश की जनता तय करती है और बीते 3 चुनाव से तय करती आ रही है। ये तो देश की जनता को पता है कौन दिखावा कर रहा है, कौन नहीं करता है।
तो राहुल जी, ऐसा राहुल गांधी को बयान देना कि भाई कौन कितना हल्का है, आप कम से कम चलिए ठीक है आप पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं। आपने शुरुआती चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी, अपनी कुर्सी की, अपने उस ओहदे की गरिमा नहीं रखी। राहुल गांधी ने कहा था गरिमा रखी, आप बताइए। वो प्रधानमंत्री पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। चलिए ठीक है आप पद की गरिमा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मत रखिए, उम्र की गरिमा रख लीजिए, उम्र में भी बड़े हैं। ऐसा बोलना है कि मैं तो 2-3 बार मिला हूं, आप लोग मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई दम नहीं है, सिर्फ बैलून है, एक सिर्फ गुब्बारा है, बनाया हुआ शो है, दिखावा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सर प्रधानमंत्री हमें लिहाज है प्रधानमंत्री की उम्र का। और ठीक कहा आपने, उम्र के इस पड़ाव पर है कि अब उनसे सरकार नहीं चल पा रही। प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर एक महिला सांसद के लिए ताड़का जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या कहेंगे आप उस पर? किसने रखी गरिमा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जो व्यक्ति उस पद पर बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पद की गरिमा रखे। प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर एक महिला सदस्य के लिए ताड़का जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस पर प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि मैंने महाभारत के बाद ऐसी हंसी आज सुनी है, उन्होंने तो ये कहा था। क्या कहना चाह रहे थे आप? उसका ठीक से व्याख्यान आप कर दीजिए, आप कर दीजिए उसका व्याख्यान। ठीक है, नहीं इसका जवाब फिर मनीष जी दे देते हैं। मनीष जी, प्रधानमंत्री, ये केवल विपक्ष की जिम्मेदारी क्यों हो जाती है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखें या प्रधानमंत्री का अपमान ना हो? जब सदन में प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा नहीं रख सकते हैं तो क्या ये उनका खुद का दायित्व नहीं बनता, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले वो अपने वक्तव्य को ध्यान में रखें और फिर वो संबोधित करें किसी को? नहीं, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया। जिस तरीके से आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि 75 के आसपास तो रिटायर हो जाएंगे, शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो उम्र के इस पड़ाव पे होता है, गरिमा भी नहीं रहती, नहीं संभल पाती चीजें उनसे। प्रधानमंत्री के उम्र के इस पड़ाव पे उनसे चीजें कंट्रोल में नहीं। चलिए उनकी तो उम्र हो गई है, राहुल गांधी की तो उम्र नहीं हुई है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? हाँ। उनके बयान को गलत तरीके से अब गलत तरीके से ये कहा। कौन दिखा रहा है गलत तरीके से सर? फिर कौन दिखा रहा है गलत? जो 2019 में थे आज वो नहीं है, मैं जानता हूं वो नहीं है। और ठीक कहा राहुल जी ने कि वो 303 पर थे और 400 पार की बातें कर रहे थे, वो 240 पे आ गए। तो नहीं है मनीष जी, वो ठीक कहा राहुल जी ने। मनीष जी का रुख कर लेती हूँ। मनीष जी, हाँ हेलो। मनीष जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ आ रही। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा का ध्यान रखना केवल विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्या सत्ता पक्ष या फिर खुद प्रधानमंत्री उसकी गरिमा का ध्यान ना रखें? नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि ईश्वर इनको ऐसे ही रहे। ये इसी प्रकार से जो कटाक्ष करना है वो कटाक्ष करते। देश के सबसे लोकप्रिय, अब देखिए भाई राहुल जी कह रहे हैं कि 75 साल के हो गए हैं, तो क्या राहुल जी तय करेंगे प्रधानमंत्री जी के भविष्य के बारे में कि या इस देश की जनता करेगी? दूसरी बात, राहुल जी, यह भाजपा में ही संभव है कि किसी व्यक्ति के कार्य की आयु सीमा क्या हो सकती है इसको तय करना। भाजपा में ही संभव है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति या एक मंच पर सबसे अंतिम सीट पर बैठने वाला व्यक्ति की घोषणा हो जाए कि वह मुख्यमंत्री बन गया राज्य का। देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि आप, अच्छा है मजाक उड़ाएं, हमें बुरा नहीं लगता। आप जब आपने प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष किया है तब तक देश की जनता ने उसका जवाब दिया, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और आप कहते हैं कि मुझे तो हंसी आती है मनीषा जी, मुझे तो लगता है कि शायद इसी कारण देश की जनता इनको लगातार विपक्ष में बिठा रही है। अब ये कहते हैं कि इनके दबाव में आकर प्रधानमंत्री जी ने जातीय गणना की घोषणा की। तो अरे भाई एक बात बताइए, अगर आपके दबाव में आकर इतने सारे देश में काम हो रहे हैं, आप ही के दबाव में देश अगर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है, तो बेहतर तो है कि विपक्ष आपको इसी दबाव बनाने के लिए सामने वाली बेंच पर बिठाता रहे। ठीक है। और ठीक है अगर आप मेरे पास समय का अभाव है सर। 10 सेकंड और आप यह दबाव जो जातीय गणना में बनाने में सफल हो गए, तो वक्फ संशोधन बिल पर आपने क्यों मटकी मार ली? वहां आप क्या भीतर से चाहते थे कि वक्फ संशोधन बिल आ जाए
पास हो जाए, इसीलिए आप दबाव नहीं बनाए। जब दबाव हर मामलों में आपका बन ही रहा था तो वक्त संशोधन बिल में आपने क्यों नहीं दबाव बना दिया? ठीक है इसका सर, मतलब है ठीक कि है, आप बहुत वहां पर शुक्रिया, दोगली बहुत नीति- शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राजनीति में अब जहर नीति वो इसलिए क्योंकि अब बयान जो है वो ये कहे जा रहे हैं कि भाई जिसके दिल में जहर होता है उसे पूरे विश्व में, उसे पूरे देश भर में जहर नजर आता है। लेकिन इसको लेकर अब सियासी गहमा-गहमी भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे